So welcome to Bollywood Bubble and how are you doing? कैसा चल रहा है सब आपके साथ में? बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि बेस्ट किसी भी एक्टर के लिए सबसे अच्छा तब चलता है जब हमारे काम को अच्छे रिव्यूज मिल रहे होते हैं। तो मेरे साथ अभी फिलहाल थैंकफुली ये चल रहा है कि अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं रोज, so I'm very happy. So talking about the reviews, what are some of the best compliments that you have got for Flesh, your new Eros original? I mean, I think the best compliment is that people are saying that may say I have pulled off being the cop, the action, and that like I've done it in a convincing way, that the police act and the police person act and the action is convincing, because वो मेरे लिए सबसे बड़ा डर वही था कि मुझे लग रहा था कि यार मुझसे एक्शन कैसे होगा, मैंने कभी किया नहीं है, पुलिस वाले का रोल कभी नहीं किया है, सो मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा था कि यार ये हो पाएगा भी कि नहीं। सो द फैक्ट कि वो अच्छे मतलब रिव्यूज आ गए उसके, तो दैट्स वेरी वेरी मतलब मुझे लग रहा है कि भगवान बचा लिया आपने। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Most challenging part of portraying this character, was it more about the physicality or the physical nuances or the mental space of that character that was difficult to crack? Actually, both was hard, because the thing is that like Radha is a very complicated character and she has a lot of baggage, which you of course understand, you know, through the film. वो धीरे-धीरे आपको पता चलता है show में. But I think that the physical stuff was also very tough, because actually the role is such that आप physically इतने tired होते हो ना कि फिर वो mental emotional वाले चीज को भी वो आपको बार-बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, you know, because you're just physically so tired. So जो चीजें आपको दूसरे रोल्स में आप थोड़े आसानी से शायद याद रख पाते हो, तो छोटी-छोटी चीजें आपने सोचा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वो इस ऐसे रोल में फिजिकल फटीग के चक्कर में कभी-कभी वो सब भी भूल जाते हो। सो आई थिंक दैट वाज एंड इट वाज वेरी गुड कि मेरे पास दानिश थे, क्योंकि दानिश बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं ये सारी चीजें ना। ही इज रियली एबल टू मैनेज टू तो हर बार जब मैं भटक रही होती थी अपने थकान में, ऐसे पागल हो रही होती थी, वो मुझे पकड़ के ले आते थे कि बेटा इट्स नॉट जस्ट सिर्फ दौड़ना नहीं है, एक्टिंग भी करनी है, राधा भी है, उसकी बैक स्टोरी भी है। सो दैट वाज या इट वाज चैलेंज। ट्विटर पे आप जो लिखती हैं वो भी पढ़ता हूँ। एक एक्टर के साथ साथ मुझे एक पॉलिटिकली और सोशली अवेयर सिटीजन भी दिखता है, और क्योंकि आपने समाजशास्त्र पढ़ा है तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूटिज्म, भले फिर वो किसी भी रास्ते से आए या किसी भी आइडियोलॉजी के थ्रू आए, कितना खतरनाक होता है एब्सोल्यूटिज्म एक सोसाइटी के लिए? आई थिंक बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल आपने बड़ा मुझे लगता है, और किसी इंटरव्यू में मैंने ये शब्द नहीं सुना था, तो अच्छी बात है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट जैसा कि आपने कहा कि एब्सोल्यूटिज्म, या जिसे एक तरीके से एक और वर्ड हम दे सकते हैं एक तंत्र, यू नो, कि लोकतंत्र के ऑपोजिट खड़ा हुआ एक तंत्र। आई थिंक कि वो एक टोटलिटेरियनिज्म भी जिसे आप कह सकते हैं, वो बहुत ही किसी भी समाज के लिए, और खास करके भारत जैसे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए, जो कि अपने आप में हमारी बनावट ही है, हमारा अलगाव, लाइक हमारे डिफरेंसेस और हमारे डाइवर्सिटी जो है, हम सब यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे जाति समूह हैं, इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, इतने सारे धर्म है, इतने सारे रहने सहने के तरीके हैं, खाने पीने के तरीके हैं, इतने सारे हमारे विश्वास हैं। सो ऐसे देश में तो आप एब्सोल्यूटिज्म और एक तंत्र और किसी भी किस्म का जो टोटलिटेरियनिज्म है, वो तो खराब ही करेगा ना समाज को, क्योंकि वो कैसे हेल्प, वो क्योंकि वो हमारे मेक के खिलाफ है, वो हमारे डीएनए के खिलाफ है। एंड आई थिंक कि जिस किस्म से और ये सारी चीजें जो होती है ना, जो हम अपने समाज में आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कल्ट, पर्सनैलिटी कल्ट, हीरो वर्शिप, ब्लाइंड हीरो वर्शिप, एक ये कोशिश की सब लोगों को एक ही जैसे सोचना चाहिए, तो एक पूरे थॉट का जो एब्सोल्यूटिज्म है कि मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमसे झेला ही नहीं जा रहा, कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एंटी नेशनल हो गया। और मतलब ये इतना स्टूपिड लेवल पे जा चुका है कि मैंने देखा था कि कुछ जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल बोल दिया गया क्योंकि वो किसी फिल्मी झगड़े पे, जर्नलिस्ट मतलब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट क्या एंटी नेशनल होगा यार, मतलब आप समझ रहे हो। तो वो या ये इवन फ्रैंकली इवन ये जो पूरा एक वो है ना कि वन नेशन वन लैंग्वेज, कैसे यार इस देश में मतलब इतनी भाषाएं हैं, हम कैसे एक लैंग्वेज किसी पे इम्पोज कर सकते हैं?
So I think that that's actually very dangerous for our society. It's very dangerous for our thought. And what absolutism does is कि ना वो सवाल पूछने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, जो स्पेस है समाज में, वो उसको मारता है, क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म सवालों के साथ नहीं जी सकता है ना? क्योंकि जैसे ही सवाल उठेगा तो एब्सोल्यूटिज्म के वहीं पे एक विरोध खड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि लोग ये ऐसी बातें करना शुरू करेंगे. सो आई थिंक दैट एब्सोल्यूटिज्म इज अ वेरी डेंजरस थिंग एंड एनी सोसाइटी इन द वर्ल्ड. एंड आपने बिल्कुल सही कहा, हमने ये चीज कम्युनिस्ट देशों के साथ भी देखी है, चाहे वो स्टालिन के अंडर रशिया में था या माओ के अंडर चाइना में था या अभी भी चाइना में है. और वो हमने चीज जो राइट विंग के साथ है, जो एक्सट्रीमिस्ट स्पेशली रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो है जैसे कि तालिबान, उनके साथ भी हमने यही देखा है ना. तो एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जब आप एक्सट्रीम जो है ना, दो जो विरोध में भी खड़े हैं, वो एक्चुअली क्योंकि दुनिया गोल है तो आप ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो जाके मिल जाते हैं वो जी, क्योंकि दुनिया गोल है. तो एक्चुअली एक्सट्रीमिज्म का एक ही एंड होता है और वो है एब्सोल्यूटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म एंड देन जस्ट लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट इज गुड. सो दैट्स रियली व्हाट आई फील. जिस समाज में हम रहते हैं वो भी हमारी फिल्मों पे असर करता है. किसी भी सोसाइटी की कह लीजिए वैल्यूज और एम्बिशन, ये दो चीजें हैं जो मिलके आपका हीरो डिफाइन करती हैं. एंड आई यूज हीरो इन अ जेंडर न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट, आइदर मेल और फीमेल. बिल्कुल. फिल्म्स लाइक मदर इंडिया, दो बीघा जमीन, काला पत्थर, कूली, इनमें जो हीरोज थे ये वर्किंग क्लास से आते थे और द रिच दे वर लुक्ड अपॉन एज इविल पीपल, जमींदार्स एंड ऑल. ये पूरी चीज चेंज हो जाती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991. और इसका प्राइम एग्जांपल है दिल चाहता है, एक अर्बन यूथ की कहानी जहां अमीर किरदार इवल नहीं है बल्कि वो कहानी को लीड करते हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमारी फिल्मों का स्तर उठाने के लिए, हमारे कंटेंट की क्वालिटी और इम्प्रूव करने के लिए कितना जरूरी है कि हम अपने समाज को भी सुधारते हुए चलें. आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड. बिल्कुल सही और सटीक सवाल पूछा आपने और कहा है आपने. बिकॉज लोग हमेशा बॉलीवुड को ब्लेम करते हैं कि वो आप ये दिखा रहे हो तो इसलिए समाज में ऐसे हो रहा है, आप स्टॉकिंग दिखा रहे हो तो समाज में स्टॉकिंग हो रही है. बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. प्रॉब्लम ये है कि समाज में स्टॉकिंग बहुत दिनों से हो रही है और उसको हमें उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि हम अपनी मानसिकता में उसे प्यार देख रहे हैं और फिर हम उसी चीज को प्यार दिखा रहे हैं बॉलीवुड में. सो एक्चुअली मेरे को तो ये भी लगता है कि एक्चुअली काफी रिवर्स भी है. तो जब आप एक कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे तो वो आपको बॉलीवुड में भी दिखेगा, क्योंकि अब दिख भी रहा है और वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे तरीके से दिख रहा है. कि फॉर एग्जांपल आपने चूंकि नाम लिया, मैं बताना चाहती हूँ, आपको याद है 2 साल पहले शायद या 3 साल पहले एक कश्मीर में हुआ था एक केस जहाँ पे एक गोगोई, या क्या नाम था, मेजर गोगोई, उसने एक आदमी को ह्यूमन शील्ड बनाया था, जीप से बांध दिया था जी, और बहुत इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी. ठीक है ना. लेकिन चूंकि हम अब एक ऐसे अब हम एक ऐसे मानसिकता से ग्रस्त हैं जहां हमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, हमें नेशनलिज्म लगती है और राष्ट्रवाद लगती है और हमें लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं. तो वो ही सीन बागी 2 में हमें फिल्म में दिखाई देता है जी. कुछ शायद 1 साल के अंदर, साल भी पूरा खत्म नहीं हुआ था. तो ये दिखाता है कि कितनी क्लोज तरीके से एक्चुअली बॉलीवुड समाज से इंस्पिरेशन ले रही है. राइट. मैं हमेशा कहती हूँ कि फिल्में समाज का आईना है. तो जब फिल्म में डिस्कोर्स बदलेगा तो जब समाज में डिस्कोर्स बदलेगा और मानसिकता बदलेगी तो फिल्मों में भी मानसिकता बदलेगी. और ये आप देख रहे हैं अब हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं जो हैं, चूंकि फेसबुक भी है, सोशल मीडिया भी है, प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी आवाज रखने के लिए, तो अब आपको महिलाओं की आवाज एक बहुत मुखर रूप से सुनाई पड़ रही है. और चूंकि वो मुखर रूप से सुनाई पड़ रही है, वो अपने आप को फिल्मों में देख के कह रही है ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है. और तब आपको दिखता है कि फिल्मी हीरोइन जो है वो एक सती सावित्री, एकदम फरिश्ते से बदल के तनु वेड्स मनु जैसे फिल्म में वो तनु जैसी एक हीरोइन आती है जी, जो कि थोड़ी ज्यादा रियल लगती है आज के मॉडर्न अर्बन, खास करके अर्बन वुमन से. या फिर चूंकि यहाँ पे आवाज आपको सुनाई दे रही है औरतों की ज्यादा, आपको वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्म में 4 फीमेल दोस्तों की कहानी मिलती है जिसमें कोई हीरो नहीं है जी, जिसमें कोई बड़ा मेल स्टार नहीं है और जिसमें कोई लड़की किसी एक हीरो से प्यार नहीं कर रही है. उनकी लड़ाई हीरो के ऊपर नहीं है जी, उनके अलग अलग अपनी अपनी इश्यूज हैं.
तो आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद यू एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि समाज जागरूक बने, समाज अपनी तरफ से भी अपने ऊपर मेहनत करे, और हम लोग सिर्फ बॉलीवुड को सारे टाइम उंगलियां ना दिखाते रहे, हम समाज की भी थोड़ी उंगलियां डालें और समाज अपने ऊपर भी इंट्रोस्पेक्ट करे, और थोड़ी सी अपने अपने अंदर भी हमें बदलाव लाना चाहिए बतौर समाज, फॉर श्योर. And you were recently targeted by Kangana and her team. In fact, both you and Taapsee. And there was a lot of name calling that was directed at both of you. Now, as a debate, this whole insider-outsider bit may be relevant and should be encouraged, I feel, as a part of a democratic dialogue. But the way it panned out, the whole discourse around it, it was disturbing to say the least. I mean, it brought three great artists who are also outsiders at loggerheads with each other. Do you see the irony behind this discourse? आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे लगता है पूरा जो इनसाइडर आउटसाइडर और नेपोटिज्म का जो डिबेट है ना, उसका फ्रेमिंग ही गलत हुआ है, क्योंकि वो डिबेट एक्चुअली वो डिबेट है ही नहीं, वो डायलॉग है ही नहीं, वो डिस्कोर्स है ही नहीं, वो इल्जामात है जी कि तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हो, फिर आगे वाला तुम पे लगाएगा. तो ये जब ऐसे तू मैं और ये इस किस्म के इल्जाम एक दूसरे पे लगा रहे हो, एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि एक्चुअली वो वन साइडेड है, बिकॉज वो इल्जाम एक तरफ से आ रहे हैं. और मुझे लगता है कि जब इस तरीके से जब एक तरफ से ना बिजार इल्जाम आ रहे हैं, तो इसमें कोई हल नहीं मिलने वाला. ये बिल्कुल हेल्दी डिबेट ही नहीं है. ये हल्ला है, ये नॉइज है, और ये एक तरफ से झूठ और अफवाहों के फैलाने की प्रक्रिया है. सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी हेल्पफुल चीज है और इससे कुछ बड़ा हेल्पफुल निकलने वाला है, क्योंकि और जहां तक इनसाइडर आउटसाइडर का है, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि इनसाइडर हर इंडस्ट्री में होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है. मतलब अगर आपके माँ बाप जो फील्ड में है और अगर आप उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके पास प्रिविलेज होगी. बिल्कुल सही बात है, ये एक्सेस की प्रिविलेज होगी, वो सब वो होती है. लेकिन एक चांस मिलना या बार बार भी चांस मिलना, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो अल्टीमेटली आप पकड़े जाएंगे. और ये हमने कई केसेस में देखा है जहाँ पे स्टार किड्स का बार बार लगातार उनके करियर को धक्के मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं निकल पाया है. और दूसरी चीज मैं ये जरूर बोलूंगी कि देखिए, ऑडियंस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. स्टार बनाता कौन है? स्टार ऑडियंस बनाता है, स्टार मीडिया बनाती है. अब अगर आपके अंदर इतना इंटरेस्ट है कि श्रीदेवी जी की बेटी कैसी दिखती है, तो बनेगी जानवी स्टार. उसमें जानवी की गलती थोड़ी ना है. आप देखना चाहते हैं ना जानवी को और श्रीदेवी की बेटी को, तो जाइए फिर. जानवी तो अपना काम कर रही है. उसको स्टार, तैमूर को स्टार किसने बनाया है? सैफ और करीना ने थोड़ी बनाया है. उनकी गलती थोड़ी ना है जी. तैमूर के स्टार बनने में तो हमारा हाथ है, ऑडियंस और मीडिया का हाथ है. तो मतलब जो लोग तैमूर के घर के बाहर खड़े हुए हैं और उसके स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं और वो हर जगह जहां जा रहा है उसकी फोटो ले लेके छाप रहे हैं, वो बना रहे हैं तैमूर को स्टार. So you know, I think ये पूरा डिबेट जो है ना, it's not a debate, it's ill informed. इसमें मतलब किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है. इसका एकदम ये बहुत ही एक अनहेल्पफुल पॉइंटलेस डिबेट हो गया है. एंड यू नो, आप इतनी गालियां दे रहे हैं बॉलीवुड को. मतलब अमिताभ बच्चन आउटसाइडर थे, शाहरुख आउटसाइडर थे, प्रियंका आउटसाइडर थे, दीपिका आउटसाइडर थे, इरफान आउटसाइडर थे, नवाज आउटसाइडर, कंगना खुद आउटसाइडर है, मैं आउटसाइडर हूँ, राजकुमार आउटसाइडर है, राधिका आप्टे आउटसाइडर, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, आयुष्मान खुराना. मीनिंग जी. So do you feel that this is part of some distraction, this whole discourse, in a bit to distract us? I don't know what the hell, I don't know what it is, but like I just, मुझे कभी-कभी लगता है कि यार इंडिया में बाकी सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए क्या? बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब इकोनॉमी ठीक हो गई, नौकरियां मिल गई लोगों को, कोविड खत्म हो गया, जो श्रमिक घर गए थे वो वापस आ गए, नौकरियों पे लग गए, बलात्कार नहीं हो रहा, कोई कत्ल नहीं हो रहा, कोई हेट क्राइम नहीं हो रहा, कोई गौरक्षक लिंच नहीं कर रहा किसी को, सब ठीक हो गया इस देश में. सिर्फ बॉलीवुड ही प्रॉब्लम बचा है. चाइना चले गया वापस गलवान से. I mean, you know, like come on man, like let's get some perspective, right? Like बॉलीवुड को विलन बनाना आसान है, but क्या वो सही है? That's the question. Okay. And lastly, जो पैंडेमिक चल रहा है, जिस तरह का माहौल है अभी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन. The other day I was watching Joker, Joaquin वाली. Now he's someone who upsets the order. एक ऐसा सिस्टम जो अंदर से सड़ चुका है, उसे रिस्टोर करने का या उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप उसे कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दें और एक नए सिरे से फिर शुरुआत करें.
इतिहास भी ऐसे कई एग्जाम्पल से भरा पड़ा है. If I have to quote French Revolution, the birth of democracy was a direct result of the death of monarchy. So in that context, do you think this virus came in just to course correct this path of the society and to give us a sense of self-reflection? आपके अंदर दिख रहे हैं मुझे सारे एंटी नेशनल टेंडेंसीज और सारे वामपंथी इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ रहा है मुझे आपके सवालों में. आई थिंक अरुंधति रॉय ने ना एक बड़ा अच्छा ऐसे लिखा था जब पेंडेमिक आया था कि ये एक मौका है कि क्या हम वापस उसी स्टेटस को पे जाएंगे या हम सबक सीख के अपने आप को सुधारेंगे. कुछ इस तरीके का. आपको तो बहुत अच्छी राइटर है, बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा था उन्होंने. बट आई थिंक कि ये चॉइस पूरी दुनिया के सामने है. मुझे पता नहीं कि इसका क्या हश्र होगा. इवन एज वी स्पीक बेलारूस में जो है रेवोल्यूशन चल रहा है. रेवोल्यूशन मतलब लोगों का एक पीसफुल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है. लेबनान में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लेबनान की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा. तो दुनिया में चल तो रही हैं चीजें, बहुत सारी उथल पुथल है. बट मुझे अगर आप पूछे तो मुझे भारत में कोई खास इम्प्रूवमेंट लगता नहीं नजर आ रहा है होता हुआ. क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप देखिए ना हमारी स्थिति, हमारी पब्लिक कॉन्शियसनेस की हालत देखिए कि हम मतलब इस टाइप के नॉनसेंस, मोर आंसू पी के बच्चे पैदा करता है और पापड़ खाने से कोरोना ठीक हो जाता है और गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है. इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं, लोग विश्वास भी कर रहे हैं. कोई मतलब हमारे नेताओं का क्या रिस्पॉन्स है कि गो कोरोना गो, तालियां बजाओ थालियां बजाओ. तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भारत में बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगी. मुझे लग रहा है कि हमें वक्त है अभी सुधरने में, अगर आप मुझसे वेरी फ्रैंकली पूछें तो. सो विद दैट मेरे सवाल तो खत्म हो गए. मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई क्वेश्चन जो मुझसे पूछना रह गया हो या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको बात करने की इच्छा हो. नहीं, थैंक यू सो मच. बड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रहा. मैंने आई थिंक अपने जीवन 10 साल के करियर में पहली बार एब्सोल्यूटिज्म सुन रही हूँ किसी इंटरव्यू में. Really fun chatting with you. Thank you so much for your time, and I wish you all the best for all your upcoming projects. Thanks. Thanks a lot. Take care. Bye-bye. Bye.